आप मुझे देख रहे हैं टीचिंग पाठशाला पे। आज का लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्स के बारे में और ये लेक्चर इम्यूनोलॉजी सीरीज से है। दिस इज अ लेक्चर नंबर 10। इससे पहले 9 लेक्चर्स जा चुके हैं, तो मेक श्योर आप इन लेक्चर्स को सीरीज में देख रहे हो ताकि आपको कंसेप्ट गेन करने में बहुत बेटर ढंग से जो है आसानी हो। ठीक है, तो आज जैसे कि मैंने कहा रिकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्स, सबसे पहले वर्ड जो आता है दैट इज रिकॉग्निशन। ठीक है, इस रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना या पहचानना, राइट? इट इज द आइडेंटिफाई। कौन आइडेंटिफाई करेगा? सबसे पहली बात ये आती है कि कौन आइडेंटिफाई करेगा और किसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि तो यहां पर जिसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो होगा एंटीजन। ठीक है, और दूसरा आता है हु विल रिकॉग्नाइज, वो चलाएगा कौन? इम्यून सेल्स। यानी आपको फिर टॉपिक समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन जब एंटर करता है, जिसे हम एंटीजन कह सकते हैं, तो बॉडी में एंटर करते ही कैसे हमारी बॉडी उसको पहचान जाती है। यानी पहचान की बात कर रहे हैं, मतलब आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। कैसे बॉडी जानती है कि ये एंटीजन है, ये हमें बीमार कर सकता है, उसके पहचानने का तरीका क्या होता है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि किसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और किसके थ्रू जो है आइडेंटिफाई होगा। फाइन, तो ये हो गया रिकॉग्निशन। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स का मतलब होता है रिएक्ट करना। अब हमारी बॉडी क्या करेगी? बॉडी में जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो पहचान जाएंगे और यही इम्यून सेल्स आगे चल के क्या करेंगे? रिस्पॉन्स देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको कनेक्ट कर पाई कि आज के टॉपिक में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारी बॉडी में बहुत से इम्यून सेल्स हैं जिसके बारे में हम काफी दिन से पढ़ रहे हैं। तो जितने भी हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स की बात करें या नॉर्मल सेल्स की बात करें, तो बॉडी की जो सेल्स है उनका काम क्या होता है? वो जो है किसी सिग्नल को, ठीक है, बॉडी के सेल्स किसी सिग्नल को क्या कर सकते हैं? रिसीव कर सकते हैं, राइट? दे कैन रिसीव द सिग्नल, और रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को जो रिसीव किया है उसके लिए क्या करेंगे? कुछ रिस्पॉन्स देंगे। अब ये रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? ये रिस्पॉन्स बहुत से अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि सेल का ग्रोथ करवाना, इसके अलावा सेल को डिवाइड करवाना, डिफरेंशिएट करवाना, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्शन बनाने के लिए कहना। ये सारे एक नॉर्मल बातें हो गई, राइट? मतलब कि हम ये जो सिग्नल की बात करें, ये एक ऐसा सिग्नल है, इन जनरल अगर हम कहते हैं तो ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि हम नॉर्मल सेल्स को लेकर बात कर रहे हैं कि अगर नॉर्मल सेल्स सिग्नल में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सिग्नल को पहले सिग्नल आएगा, रिसीव करेंगे एंड देन रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, अब आता है इन केस। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट को यहाँ डिस्कस करते हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत प्रॉपर ढंग से जो है काम करने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए हमारे इम्यून सिस्टम के पास बहुत से चैलेंजेस भी आते हैं। वो चैलेंज है क्या? सबसे पहला चैलेंज होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कि वो जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है उस डेंजरस एंटीजन को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करे। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ एंटीजन्स। ये हो गया हमारे इम्यून सिस्टम का पहला चैलेंज। ठीक है, दूसरा चैलेंज क्या होता है? दूसरा चैलेंज हमारे इम्यून सिस्टम का ये होता है कि वो हमारी बॉडी के जो बाकी इम्यून सेल्स हैं उससे कम्युनिकेट करे, यानी कम्युनिकेशन करना विद अदर सेल्स। तो इस ढंग से हमने देख लिया कि कम्युनिकेशन एंड एलिमिनेशन ये दो मेन चैलेंजेस होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ये दोनों काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है तो चांसेस होते हैं कि हम कोई भी बीमारी अगर हमें होती है, किसी भी पैथोजन से हमारी बॉडी में अटैक होता है, तो हम जल्दी रिकवर कर जाएंगे या फिर हमें उतना ज्यादा हार्म नहीं होगा। अब बात आती है कि ये रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, मतलब कि बॉडी में कोई एंटीजन आया तो रिकॉग्नाइज कैसे किया गया। तो रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पे जिस चीज का यूज होता है उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर। यानी हमारी बॉडी में, मेनली हमारे बॉडी में प्रेजेंट इम्यून सेल के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि मदद करते हैं एंटीजन रिकॉग्निशन में। ठीक है, इट विल हेल्प इन एंटीजन रिकॉग्निशन। तो एंटीजन को पहचानने में मदद करेंगे हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स जो हैं उनके पास जो प्रेजेंट है रिसेप्टर्स, वो इसमें मदद करेंगे। यानी अगर एक जनरल जिस्ट लिया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारी बॉडी में जो है एक एंटीजन एंटर किया, दिस इज अ एंटीजन। ठीक है, दिस इज अ एंटीजन,
और हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है इम्यून सेल्स, और इम्यून सेल के पास क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर। ठीक है, तो क्या होगा, इसके बाद देखा ये जाएगा कि ये जो एंटीजन है जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर किया, हमारी बॉडी के रिसेप्टर ने इसे पहचान लिया। यानी ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन सिंपल भाषा में अगर हम कहें, अगर हम इसे इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट ना कंसीडर करके इन जनरल हम कहें तो क्या बोला जाएगा, एंटीजन को हम यहाँ पर लिगेंड कह सकते हैं, क्योंकि लिगेंड वो मॉलिक्यूल होता है जो किसी भी टाइप के सिग्नल को जनरेट कर सकता है, अब चाहे वो सिग्नल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने वाला ही क्यों ना हो। तो फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिस एंटीजन इज एक्टिंग एज अ लिगेंड, राइट। और ये जो प्रेजेंट है इम्यून सेल के सरफेस के ऊपर, इसे हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर। ठीक है, और ये जो सेल है दिस इज अ इम्यून सेल, IC लिख देते हैं। अब जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, राइट। इनके बीच में जब इंटरेक्शन हो रहा है तो जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा सेलुलर रेस्पॉन्स। सेलुलर रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि सेल जो इनकमिंग सिग्नल है उसके लिए रेस्पॉन्स देगा। अब बात आती है कि ये रेस्पॉन्स कितने टाइप का होगा और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, ये जो सेलुलर रिस्पॉन्स होता है, हम मेनली ये कहते हैं कि जब सेल रिस्पॉन्ड करता है तो एक तरीके से वो सिग्नल ट्रांसडक्शन भी करता है। सेल रिस्पॉन्स तभी कर रहा है मतलब कि सिग्नल ट्रांसड्यूस किया जा रहा है, यानी जो सिग्नल लेकर एंटीजन आया है उस सिग्नल को सेल के अंदर जो है ट्रांसड्यूस कर दिया गया है, अंदर की तरफ भेज दिया गया है, जिसकी वजह से ये सेल के अंदर जो भी चेंजेस होने चाहिए थे इस एंटीजन के खिलाफ, चाहे वो कोई प्रोटीन का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो, ये सारी चीजों को एक्टिवेट कर दिया जाता है और एज अ रिजल्ट फाइनली हम कहते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स हो गया। अब ये जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो क्या कर सकता है, वो जो सेल है जिसने इस एंटीजन को इनकाउंटर किया है उसके बिहेवियर में चेंजेस ला सकता है। इसके अलावा क्या क्या करवा सकता है, हम एक आध यहाँ पे लिस्ट ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कर सकता है सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट। ठीक है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि सेलुलर जो रिस्पॉन्स है वो क्या क्या हो सकता है, ये सेल डिवीजन हो सकता है, ये सेल डिफरेंशिएशन हो सकता है, यानी किसी सेल को फंक्शन देना। अपार्ट फ्रॉम दिस इट कैन पार्टिसिपेट इनटू द मेटाबॉलिक स्टेटस, राइट। सेल के मेटाबॉलिक स्टेटस को दिखा सकता है ये मेटाबॉलिक स्टेटस। इसके अलावा जो है ये मदद कर सकता है कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करने में, इसके अलावा साइटोकाइंस को सिक्रीट करने में मदद कर सकता है ये साइटोकाइंस सिक्रीशन। अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो है यहाँ पर केमोकाइन सिक्रीशन लिख सकते हैं। तो इतने सारे जो हैं, इसके अलावा भी, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ETC लगा दीजिए। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं अगर एक एंटीजन किसी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट अगर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है। तो ये हो गया एक जनरल जिस्ट कि हम क्या पढ़ रहे थे और सेल के अंदर रिस्पॉन्स कैसे होता है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें कि ये काम कैसे करते हैं, तो देखिए ये एक पिक्चर है आपके सामने, ये पहली पिक्चर जो है, ये जो मैंने आपके सामने रखी है दिस पिक्चर, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज अ लिगेंड, राइट। ये जो यहाँ पर रेड कलर का पोर्शन है दिस इज अ लिगेंड, तो वी कैन से कि ये एक एंटीजन है। और ये जो आपको ब्लू कलर वाला एरिया मिल रहा है वो है रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, ये रिसेप्टर प्रेजेंट होगा इम्यून सेल्स पे, राइट। क्योंकि मैं यहाँ डिफरेंट कलर लेती हूँ, ये है इम्यून सेल। अब आप देख सकते हैं कि एंटीजन और इम्यून सेल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि जब भी एक लिगेंड और रिसेप्टर की बाइंडिंग होती है उनके बीच में एक इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन होता है मतलब किसी ना किसी टाइप के बॉन्ड बनते हैं। अब ये जो बॉन्ड बनते हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी एंटीजन एंड रिसेप्टर बाइंड करते हैं तो उनकी एफिनिटी बहुत हाई होती है। और ये एफिनिटी इसलिए हाई होती है, मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि इनकी जो एफिनिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई है, और ये इनके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा होता है वो मेनली नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक है, इट्स अ नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इंट्रैक्शन हो रहा होता है। अब ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड क्या हो सकते हैं, पहला ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। सेकेंड, ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड हो सकता है। थर्ड, ये जो है वैंडरवॉल इंट्रैक्शन हो सकता है। फोर्थ, ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो सकता है। ये 4 टाइप के जो आपको मैंने यहां बताए हैं बॉन्ड, ये सभी के सभी नॉन कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल होते हैं।
आपने सुना होगा कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। तो एंटीजन एंड रिसेप्टर के बीच में जो बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, वो होती है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। और ये 4 टाइप के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो इस पे मेनली जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं या 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं अलग अलग लाइफ साइंस के एग्जाम में, वो देखने को मिल जाते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चीज जो है आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन से बॉन्ड आपको एंटीजन एंड रिसेप्टर के बीच में देखने को मिल सकता है। अब ऐसा हो ही सकता है कि आपके दिमाग में ये आए कि क्या ये सारे के सारे बॉन्ड एक साथ भी बन सकते हैं? तो आंसर इज यस, क्योंकि अगर हम नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को अकेले अकेले देखते हैं तो अकेला नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि मान लीजिए अकेला हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, तो जब हम इंडिविजुअल नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं तो वो इंडिविजुअली बहुत वीक बॉन्ड कहलाता है। इसीलिए क्योंकि एफिनिटी इन दोनों के बीच में काफी हाई होती है, लिगेंड एंड रिसेप्टर के बीच में, तो इसलिए जरूरत होता है कि मल्टीपल नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एंटीजन एज वेल एज रिसेप्टर आपस में इंटरेक्ट करें, क्योंकि इंडिविजुअली एक एक जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है दे आर वेरी मच वीक इन नेचर। तो होप आपको बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो इंटरेक्शन होता है एंटीजन एंड रिसेप्टर के बीच में, ठीक है, एंटीजन एंड रिसेप्टर के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है तो वो किस टाइप का हो सकता है, राइट? ये रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, और जब ये बाइंड करके रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं मतलब कि वी आर फोकसिंग कि इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। अब ये जो इंटरेक्शन है इसके पीछे बॉन्ड कौन से रिस्पॉन्सिबल है, अभी अभी हमने वो देखा, लेकिन इसके पीछे टाइप भी इन्वॉल्व है, मतलब कि अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि पहला टाइप हो सकता है मल्टीवेलेंट और दूसरा हो सकता है यूनिवेलेंट इंटरेक्शन। अब देखिए ये जो वर्ड है ना ये अपने आप में आपको बहुत सी बातें बता रहे हैं। मल्टीवेलेंट का मतलब क्या हो गया? मल्टी मीन्स बहुत सारे, वैलेंट वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया है वैलेंसी के लिए, यानी कितना उनका नंबर होगा। यूनी मीन्स 1, वैलेंट यानी अगेन वैलेंसी के बारे में बोल रखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर समझना चाहें तो आप इस तरीके से जो है इसको समझ सकते हैं। ये रहा, ये जो दिखा के रखा है दिस इज अ एंटीजन, राइट, दिस इज द एंटीजन, जिसके ऊपर आपको रेड कलर में पूरा सर्कल देखने को मिल रहा है। ये जो एक एक सर्कल है दिस इज व्हाट, ये इस एंटीजन की वैलेंसी है, मतलब कि इस एंटीजन के सरफेस के ऊपर इतने सारे साइट हैं जिससे कि हमारी बॉडी के सेल्स जाकर इससे बाइंड कर सकते हैं। यानी क्योंकि कोई भी लिगेंड जो है यहाँ पे एंटीजन एज आप कह सकते हो कि एक ऐसा पैथोजन की तरह काम कर रहा है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा, लेकिन एंटीजन की बॉडी पे भी कुछ ऐसे फैक्टर्स पाए जाते हैं जिसे हमारी बॉडी के सेल्स पहचानते हैं और तब जाके जो है उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है दिस इज व्हाट दैट पर्टिकुलर पैटर्न और मॉलिक्यूल जो कि मदद करेगा हमारी बॉडी के सेल से इंटरेक्ट करने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये रेड कलर के जो सर्कल है वो बहुत सारे हैं, हेंस दिस पर्टिकुलर एंटीजन इज मल्टीवेलेंट एंटीजन। इसके पास मल्टीपल बाइंडिंग साइट है जिससे कि ये इम्यून सेल से बाइंड कर सकता है, राइट? तो इसको हम कहते हैं इट इज अ मल्टीवेलेंट एंटीजन। लेकिन अगर हम बात करें जो यहाँ पर इम्यून सेल प्रेजेंट है, मान लीजिए दिस इज अ इम्यून सेल, ठीक है, और ये प्रेजेंट है इम्यून सेल के सरफेस के ऊपर, या फिर ये फ्री आप कह सकते हो। ये जो यहाँ पर एग्जांपल दे के रखा है आपको वाई शेप में, दिस इज ये सेल हो सकता है, ये सेल का पार्ट हो सकता है। तो ये एक रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पर्पल कलर जो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज एक्टिंग एज अ रिसेप्टर। अब इस रिसेप्टर को आप देखोगे तो इसके पास इस एंटीजन से बाइंड करने के लिए सिर्फ यही एक एरिया है, सिर्फ यही एक साइट है जिससे कि ये इस एंटीजन से बाइंड कर सकता है। तो जब इसने एंटीजन से बाइंड किया है तो आप देख सकते हैं ये स्टेटस ऑन है, मतलब कि इंटरेक्शन इनका ऑन हो चुका है, हेंस रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। लेकिन एक रिसेप्टर है, इसके पास एक ही बाइंडिंग साइट है, इसलिए इस मल्टीवेलेंट एंटीजन के सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिसेप्टर आकर लगा है। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले एरिया की, तो जब रिसेप्टर एंड एंटीजन के सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल जब बाइंड नहीं करते हैं तो ये स्टेटस ऑफ कहलाता है, यानी कोई भी सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा हमारी बॉडी में, किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो जो रिसेप्टर है जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो है यूनिवेलेंट, राइट, यहाँ पे एंटीजन मल्टीवेलेंट कहलाएगा, लेकिन जो रिसेप्टर है ये क्या होगा, ये हो जाएगा यूनिवेलेंट, क्योंकि इसके पास जो बाइंडिंग साइट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो हम यहाँ रिसेप्टर को यूनिवेलेंट कह सकते हैं और एंटीजन को हम क्या कह सकते हैं, एंटीजन को हम मल्टीवेलेंट कह सकते हैं।
आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। सिमिलर केस विथ सेकेंड ऑल्सो, ये सेकेंड केस है। यहाँ पे अगर आप रिसेप्टर को देखते हैं तो यहाँ पे रिसेप्टर कैसा है, यहाँ पर है रिसेप्टर मल्टीवेलेंट, लेकिन मल्टीवेलेंट में भी बहुत से टाइप आएंगे, तो मल्टीवेलेंट में ही ये बाईवेलेंट है। इसके पास दो बाइंडिंग साइट है, राइट। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाना चाहूं तो इसके पास दो बाइंडिंग साइट है, एक ये वाली और एक ये वाली, इस रिसेप्टर के पास, दिस इज अ रिसेप्टर। और अगर एंटीजन को देखते हैं तो एंटीजन दोबारा से वही है, मल्टीवेलेंट। तो यहाँ पे रिसेप्टर भी मल्टीवेलेंट है एंड एंटीजन भी मल्टीवेलेंट है। लेकिन मल्टीवेलेंट में भी अगर हम कहते हैं तो एक टाइप आता है जिसे हम बोलते हैं बाई, यानी उसके पास दो साइट है एंटीजन से बाइंड करने की। तो आप देख सकते हैं कि ये एट अ टाइम एक से भी बाइंड कर सकता है, जैसा कि फर्स्ट केस में दिखा के रखा है, या फिर ये अपने दोनों ही साइड से बाइंड कर सकता है, या फिर ओरिएंटेशन ऐसा भी रख सकता है। तो दोनों ही टाइप के इंटरेक्शन बॉडी में पॉसिबल होते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो पैथोजन एंटर कर रहा है उसकी वैलेंसी क्या है, उसके सरफेस पे प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल है उसकी वैलेंसी क्या है, जिसे हम मेनली लिगेंड का नाम दे रहे हैं। ओवरऑल एंटीजन को भी हम लिगेंड कह सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि एंटीजन के सरफेस के ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे हमारी बॉडी के सेल्स पहचानते हैं। तो हम उसी को लेकर जो है यहाँ वैलेंसी डिसाइड कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एंटीजन है, लेकिन इसके सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसको हमारी बॉडी के सेल्स पहचान रहे हैं। तो दोनों ही केस में जो है इंटरेक्शन पॉसिबल है, तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और केस की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एंटीजन आया, राइट, दिस इज अ एंटीजन। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एंटीजन आए बॉडी में और सबसे पहले जो है वो सिर्फ एक रिसेप्टर से इंटरेक्ट करे, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है। सो इंडिविजुअल रिसेप्टर बाइंड द मल्टीवेलेंट लिगेंड। तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल रिसेप्टर ये रहा वाई शेप का, और इसने क्या किया है, इसने मल्टीवेलेंट एंटीजन से इंटरेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे जो है इंटरेक्शन करने के लिए आ गया है। एंड न्यूक्लिएट द रिसेप्टर क्लस्टर। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक रिसेप्टर जब एंटीजन से बाइंड करता है तो वो दूसरे रिसेप्टर, ये रहा सेकेंड, राइट, और ये रहा पहला रिसेप्टर, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे रिसेप्टर को भी बुला ले इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ये पहला केस हो सकता है। यानी बॉडी में बहुत वेरिएशन देखे जाते हैं कि हमारी बॉडी के सेल एंटीजन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ये केस हो सकता है कि मल्टीवेलेंट लिगेंड मीडिएट द क्लस्टर फॉर्मेशन। जो मल्टीवेलेंट लिगेंड होता है वो बहुत सारे यहाँ पर रिसेप्टर को मतलब कि इनकाउंटर करवा के यहाँ पर एक क्लस्टर बना सकता है। मतलब यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखा के रखा है कि ये वाला क्लस्टर कैसे बनेगा। यहाँ पर एक आएगा पहले, उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, करते करते जो है इस टाइप का क्लस्टर बनकर रेडी हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट मेंशन हियर, द रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस इनकाउंटर अ लिगेंड इन अ मल्टीवेलेंट एरे। फॉर एग्जाम्पल ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरियल सेल। बी डायग्राम में बता के रखा है, द रिसेप्टर माइग्रेट इन द प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन टू फॉर्म द क्लस्टर ऑफ ऑक्यूपाइड रिसेप्टर। तो सबसे पहले ये केस होगा, उसके बाद ये सेकेंड वाला सिनारियो होगा कि पहले एक रिसेप्टर ने इनकाउंटर किया, फिर ये मल्टीवेलेंट था, मतलब इसके पास वैलेंसी इतनी है कि ये मल्टीपल रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, तो दूसरे को बुलाया गया, फिर जो है तीसरा रिसेप्टर आया, फिर फोर्थ रिसेप्टर आया, ऐसे करते करते यहाँ पर जो है पूरा एक क्लस्टर बनकर रेडी हो गया। तो इस ढंग से हमारी बॉडी में एंटीजन जब एंटर करता है तो उसको इनकाउंटर किया जा सकता है। तो दैट इज व्हाट मेंशन हियर, द मोस्ट मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन रिसेप्टर फंक्शन इन अ मल्टीवेलेंट फैशन। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये रिसेप्टर है ये किसी मेम्ब्रेन पे बाउंड होके रखा है, तो हम क्या कहेंगे, इस रिसेप्टर को हम कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन रिसेप्टर हम इसको नाम दे सकते हैं। ओके, तो व्हाट कैन आई डू, मैं जो है इस टॉपिक को अभी यही रखती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा रिसेप्टर के नेचर समझा देती हूँ, तब हमें ये वाला टॉपिक जो है, जो भी यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं उसको पढ़ने में थोड़ा सा और ज्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, तो हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उस रिसेप्टर का नेचर क्या हो सकता है, ठीक है, रिसेप्टर का नेचर क्या हो सकता है, नेचर के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो रिसेप्टर के नेचर की बात करें तो सबसे पहला नेचर हो सकता है ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इट कैन बी अ ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर कैसा हो सकता है, मान लीजिए ये एक सेल है, सेल का सरफेस ये है और इसके ऊपर कुछ ऐसे करके जो है रिसेप्टर प्रेजेंट है और इसका एक पोर्शन ऐसे जा रहा है, तो दिस विल बी व्हाट, इसके पास ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, तो हम इसको ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर कह देंगे। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है साइटोसोलिक। सेकंड जो है ये हो सकता है साइटोसोलिक रिसेप्टर, का मतलब हो सकता है कि वो साइटोसोलिक साइड में हो सकता है, यानी यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, इसे हम कह सकते हैं क्या, सेकंड टाइप साइटोसोलिक रिसेप्टर। ये हो गया फर्स्ट टाइप।
ठीक है। थर्ड टाइप क्या हो सकता है? थर्ड टाइप हो सकता है सॉल्युबल रिसेप्टर। सॉल्युबल रिसेप्टर कौन से होते हैं? जो कि साइटोप्लाज्मिक एरिया में पाए जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ये हो गया थर्ड टाइप। यानी अगर आप इस सेल को कंप्लीट कर देते हो कुछ इस तरीके से, अगर मान लीजिए दिस इज अ सेल और आपने जो है इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया, तो ये वाला अंदर वाला एरिया हो गया साइटोसॉलिक पोर्शन और ये हो गया मेम्ब्रेन। ओके, तो ये कुछ ऐसे हो गया। तो पहला टाइप इधर प्रेजेंट है, सेकेंड टाइप जो है साइटोसॉलिक साइड में प्रेजेंट है, और थर्ड टाइप साइटोसॉल में प्रेजेंट है, जिसे हम सॉल्युबल रिसेप्टर का नाम दे सकते हैं। तो नेचर के बेसिस पे हम रिसेप्टर को इन 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लोकेशन की, कि एक्चुअल में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं, तो लोकेशन की बात करें तो बहुत सारे लोकेशन है जहां पर ये पाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर एक एक करके देखना चाहें तो ये हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिल सकते हैं, ठीक है, ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलते हैं तो आपको पता है जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज दी व्हाट, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर मिलते हैं तो सीधी सी बात है ये ट्रांस मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या हो सकता है? सेकेंड टाइप हो सकता है ऑन इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये हमें साइटोसॉल में मिल सकता है, इन साइटोसॉल, ठीक है, रिसेप्टर का लोकेशन साइटोसॉल हो सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट हो सकता है टिश्यू फ्लूइड में, मतलब इट कैन फ्लोट इनटू। तो ये 4 एक मेन तरीके से जो है आपको लोकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ ये लोकेशन और नेचर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम वापस से अपने डायग्राम पे जाएं, जो कि हमने अभी फिलहाल में यहाँ पे छोड़ा था, तो ये अब आई थिंक आप लोग को बहुत बेटर ढंग से अब समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इस पिक्चर को देखते हो तो समझ में आ रहा है कि भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, और ये रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो ये कैसा हुआ? इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जिसने मेम्ब्रेन को बाउंड करके रखा है, मेम्ब्रेन से बाइंड होकर रखा है। और जो मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं रहता उसे हम कह देते हैं साइटोसॉलिक रिसेप्टर, या फिर सॉल्युबल रिसेप्टर का हम नाम दे देते हैं। तो ये इस ढंग से जो है काम कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैक्सिमम जो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? मल्टीवैलेंट फैशन में काम करते हैं, मतलब कि वो जो है, मतलब कि उनके पास जो है एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट हो सकती है अपने एंटीजन के लिए, इवन इफ द इंडिविजुअल रिसेप्टर मॉलिक्यूल आर मोनोवैलेंट इन नेचर। अब देखिए, अगर एट अ टाइम एक रिसेप्टर आके बाइंड करता है तो उसका अकेले का नेचर क्या है कि वो मोनोवैलेंट है। लेकिन जब वो बहुत से रिसेप्टर को एक साथ बुला लेता है तो वो अब मल्टीवैलेंट इंटरेक्शन कर रहा है। तो भले कोई रिसेप्टर मोनोवैलेंट ही क्यों ना हो नेचर में, लेकिन जो फाइनल इंटरेक्शन बनेगा वो मल्टीवैलेंट बनेगा, क्योंकि बहुत सारे रिसेप्टर को वहां पर एग्रीगेट कर लिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिसेप्टर के बारे में, तो जो रिसेप्टर के बारे में हमने बहुत सी बातें देखी, राइट, स्पेशली जो नेचर देखा हमने कि वो ट्रांस मेम्ब्रेन हो सकते हैं, वो साइटोसॉलिक साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब साइटोसॉलिक साइड में भी प्रेजेंट रहते हैं तो इनर साइड में बाउंड रह सकते हैं, या तो सॉल्युबल फॉर्म में रह सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो टाइप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये वाला टाइप साइटोसॉलिक टाइप, तो ऐसा भी हो सकता है कि साइटोसॉलिक साइड में ये बाउंड रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो फ्रीली घूमे, ठीक है। तो दोनों ही केसेस यहाँ पे पॉसिबल हो जाते हैं। तो उसी के बेसिस पे क्या किया गया है, और भी डिवीजन किया गया है। जैसे कि पहला जो रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर का हम 2 टाइप लेंगे, ठीक है। एक टाइप लेंगे हम, सबसे पहला टाइप लेंगे एडेप्टिव में, यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे कौन सा रिसेप्टर काम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे कौन सा काम करता है। और हम नेक्स्ट लेंगे कि इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे कौन काम कर सकता है, नेक्स्ट इन केस ऑफ द इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो अगर हम एडेप्टिव के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चले आते हैं 2, ठीक है, 2 टाइप चले आते हैं। एक को हम बोलते हैं BCR, जो कि होता है बी सेल रिसेप्टर, और दूसरे को हम बोलते हैं TCR, जिसे हम बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर। ओके, जो BCR है, BCR को ही आगे चल के जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट BCR का जो होता है वो 2 फॉर्म देखा जाता है। पहला फॉर्म को हम कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड को हम मेम्ब्रेन IG भी का भी नाम देते हैं, मेम्ब्रेन IG, मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा। सेकेंड टाइप कौन सा होता है? सेकेंड होता है सॉल्युबल, ठीक है। तो हम कभी कभी इसको सॉल्युबल BCR भी कहते हैं। अब जब हम सॉल्युबल की बात करते हैं,
या फिर सॉल्युबल कह सकते हो, सिक्रीटेड कह सकते हो आप। यानी ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि मेम्ब्रेन पे बाउंड भी मिलेगा या फिर ये सॉल्युबल फॉर्म में भी मिलेगा। अब सॉल्युबल फॉर्म का एक बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, वो कौन सा है? वो है प्लाज्मा सेल। ठीक है, जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल क्या करती हैं? प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल होती है। एंटीबॉडी यानी ये एंटीबॉडी को सिक्रीट करती है। कौन सी एंटीबॉडी को? फ्री एंटीबॉडी को, क्योंकि एक एंटीबॉडी मेम्ब्रेन बाउंड है जिसे हम ये कह रहे हैं, ये वाला मेम्ब्रेन आईजी, और ये जो होती है वो होती है फ्री आईजी, यानी फ्री फॉर्म में देखी जाती है। अब अगर पिक्चर से मैं इसको कनेक्ट करना चाहूं तो देखिए, पहला वाला जो है यहाँ पर, दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि इन जनरल अगर हम कहें तो दिस इज अ मेम्ब्रेन जो कि बी सेल रिसेप्टर का है, मतलब कि ये रहा बी सेल। क्योंकि बीसीआर प्रेजेंट है तो कहां प्रेजेंट होगा? ऑन बी सेल, जिसे हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? बीसीआर प्रेजेंट होगा। अब ये बीसीआर मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है, यानी मेम्ब्रेन आईजी हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज अ मेम्ब्रेन और यहाँ पे प्रेजेंट है ये रहा बीसीआर। तो देखिए ये जो है अपने हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ जो है बाउंड होकर रखा है मेम्ब्रेन से। दूसरा फॉर्म आप देख सकते हैं ये वाला, ये बीसीआर का ही कौन सा फॉर्म है? सॉल्युबल फॉर्म है, यानी सिक्रीटेड फॉर्म है। और ये क्या है? ये है फ्री आईजी, यानी फ्री इम्यूनोग्लोबुलिन। किसने बनाया है इसको? ये बनाया है प्लाज्मा सेल ने। और प्लाज्मा सेल क्या है? प्लाज्मा सेल्स हैं बी सेल का डिफरेंशिएटेड फॉर्म, यानी जब बी सेल अपने किसी पैथोजन से इनकाउंटर करता है तो मेमोरी सेल में बदलता है एंड प्लाज्मा सेल में बदल सकता है। प्लाज्मा सेल क्या करती हैं? प्लाज्मा सेल फ्री एंटीबॉडी को सिक्रीट करती हैं। यही फ्री एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सॉल्युबल फॉर्म ऑफ बीसीआर, क्योंकि ये बीसीआर जैसा ही काम करती है, यानी बी सेल रिसेप्टर की तरह ही काम करती है, लेकिन सॉल्युबल फॉर्म में होती हैं, इसलिए हम इसे सॉल्युबल कहते हैं। और दूसरे के साथ साथ ये वाला जो इनका सेगमेंट होता है, बिकॉज ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, तो ये वाला सेगमेंट इनका हाइड्रोफिलिक सेगमेंट होता है। जबकि यही वाला सेगमेंट जो है इसी से कनेक्टेड है ये वाला एरिया जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो मेम्ब्रेन बाउंड बीसीआर होते हैं उनमें ये वाला सेगमेंट हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि सिक्रीटेड ऑब्लिक फ्री एंटीबॉडी में या फ्री बीसीआर में या सॉल्युबल बीसीआर में यही वाला सेगमेंट जो है हाइड्रोफिलिक होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, वो होता है टीसीआर। ठीक है, टीसीआर का यहाँ पर क्या फंडा है? लेट्स सी। टीसीआर के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ्री फॉर्म में पाया जाएगा। टीसीआर का सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, वो होता है मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, तो हम कहते हैं इट इज ऑलवेज मेम्ब्रेन बाउंड। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि एडेप्टिव के मामले में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हमने दो एग्जांपल ले लिया, बीसीआर एंड टीसीआर का। टीसीआर जो है हमेशा मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा, इसमें सॉल्युबल फॉर्म नहीं होता है, यानी टी सेल रिसेप्टर जो कि टी सेल के सरफेस के ऊपर देखा जाएगा। ये दो टाइप हो गए, और भी टाइप के हैं, चलिए हम डील करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे जो है जो भी बातें मैंने आपको बताई है वहां इसको मैंने यहाँ पर एज अ वन डायग्राम जो है प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है, उस केस में जो है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स कह सकते हो आप, इनेट इम्यून सिस्टम कह सकते हो। इस केस में आपको कौन कौन से रिसेप्टर देखने को मिल सकते हैं? तो जो पहला टाइप का रिसेप्टर होता है उसे हम कह सकते हैं MBL। ठीक है, MBL, जिसका फुल फॉर्म होता है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन इज अ टाइप ऑफ रिसेप्टर जो कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स ऑब्लिक सिस्टम में काम करता है। और इसके नेचर की बात करते हैं तो ये क्या होता है? इट इज एंटायरली सॉल्युबल और टिश्यू में सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं PRR, जिसे हम कहते हैं PRR का फुल फॉर्म होता है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होता है, मतलब कि पैथोजन के सरफेस पे कुछ पैटर्न्स होंगे, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के पैटर्न को पहचानता है जो रिसेप्टर, उसे हम PRR कहते हैं। तो मेक श्योर PRR हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है? पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना। पैथोजन के सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूलर पैटर्न्स पाए जाते हैं, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनका एक अपना पर्टिकुलर पैटर्न है, उसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं PRR, और हेंस द नेम इज पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। अब ये जो PRR है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ इनेट इम्यून सेल, क्योंकि अगर इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की बात हो रही है तो वेरी ऑब्वियस यहाँ पे जो सेल्स इन्वॉल्व होंगे वो होंगे इनेट इम्यून सेल्स। तो इनेट इम्यून सेल के सरफेस पे PRR पाया जाता है। इतना ही नहीं, देखा यह गया है कि PRR जो है बहुत से सेल के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय माइलॉइड सेल्स,
साथ ही साथ लिम्फॉइड सेल्स भी। अब ये हो ही सकता है कि आप सोचो कि लिम्फॉइड सेल्स तो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट होते हैं, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, तो इसमें कैसे चले आते हैं। एक्चुअल में पीआरआर जो है इंटरकनेक्ट करता है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को, क्योंकि पीआरआर एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि माइलॉइड सेल्स यानी इनेट इम्यून सेल्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, साथ ही साथ लिम्फॉइड सेल्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हो गया बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एज वेल एज एनके सेल्स। तो एग्जांपल हम लिख देते हैं यहाँ पर, बी सेल, टी सेल एंड एनके सेल। माइलॉइड की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत से सेल चले आते हैं, जैसे कि हो गया मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट के सरफेस पे भी प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा मैक्रोफाज पे प्रेजेंट रहता है, डेंड्राइटिक सेल्स पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स पे भी रहता है ये, न्यूट्रोफिल्स, नेक्स्ट बेसोफिल्स, नेक्स्ट इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल। तो इतने सेल्स पे प्रेजेंट रह सकता है। अब इनके लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो लोकेशन के मामले में ये अलग अलग एरिया में प्रेजेंट रह सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं लोकेशन, मैं ये पीआरआर का ही बता रही हूँ, ठीक है। तो लोकेशन इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकता है, फाइन। नेक्स्ट साइटोसॉल में भी प्रेजेंट हो सकता है पीआरआर यानी पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर। इसके अलावा ये साइटोसॉलिक साइड में भी प्रेजेंट रह सकता है, मेनली एंडोजोम एंड लाइसोजोम के। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ये पीआरआर पहचानते क्या है, किस किस चीज को है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये किसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पैम्प को, PAMP। पैम्प क्या होता है? पैम्प होता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, यानी पैथोजन के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं जिसको पहचानने का काम पीआरआर करता है। और पीआरआर इम्यून सेल के सरफेस पे होता है, यानी पैम्प कहाँ रहेगा? पैम्प रहेगा पैथोजन के सरफेस के ऊपर। पैम्प का ही एक स्पेसिफिक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं मैम्प। मैम्प क्या है? मैम्प इज अ टाइप ऑफ पैम्प, क्योंकि पैम्प के लिए हम बोलते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, और मैम्प के लिए हम बोलते हैं माइक्रोबियल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, क्योंकि माइक्रोब्स भी क्या है? माइक्रोब्स भी एक टाइप का पैम्प ही है, तो हम मैम्प को पैम्प का एक टाइप मान सकते हैं। इसके अलावा हो जाता है डैम्प। डैम्प इज डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, यानी जब डैमेज होता है तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है जिसको पीआरआर पहचान सकता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हो गए जिससे कि पीआरआर बाइंड करता है, ठीक है, बाइंडिंग बाय पीआरआर। उम्मीद करती हूँ ये चीज जो है आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं पीआरआर का एक एग्जांपल दूं जो कि काफी फेमस एग्जांपल है, आपने शायद नाम भी सुना होगा उसका, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। वैसे तो हमारा आने वाला लेक्चर इसका डिटेल होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ पीआरआर, तो एग्जाम्पल में चला आता है TLR, जिसे हम कहते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर, ठीक है। टॉल लाइक रिसेप्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीआरआर। ये टॉल लाइक रिसेप्टर क्या होता है? टॉल लाइक रिसेप्टर जो है, इसके भी लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट रह सकता है साइटोसॉलिक साइड में, ठीक है, मेम्ब्रेन पे भी बाउंड रह सकता है। और मेम्ब्रेन का जो मेनली साइटोसॉलिक एरिया है, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा लोकेशन इतना पाया जा सकता है, तो TLR का भी लोकेशन ये सारे देखे गए हैं, क्योंकि TLR इज अ टाइप ऑफ पीआरआर, ठीक है, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर। और देखने को ये मिलता है कि ये मेनली किसके साथ बाइंड करते हैं? TLR का मेनली काम होता है कि ये एंटीजन से बाइंड करते हैं, जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सरफेस पे पाया जाता है लाइपोपॉलीसैकेराइड, दैट इज LPS, उससे TLR बाइंड कर सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे एरिया है जहां से बाइंड करते हैं, जैसे कि हो गया, इसके अलावा वायरल DNA से बाइंड कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी एरिया जहां पे TLR बाइंड करते हैं। अब ये TLR को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो अगर हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ताकि आपको लास्ट में एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए। मान लीजिए दिस इज अ पैथोजन, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पैथोजन है। इसके सरफेस के ऊपर मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूलर पैटर्न प्रेजेंट है, जैसे कि ये हो गया मॉलिक्यूलर पैटर्न, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और हमारी बॉडी में क्या हो सकता है? हमारी बॉडी में जो है पीआरआर प्रेजेंट हो सकता है। किस फॉर्म में? ये मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड होगा तो मान लीजिए दिस इज अ इम्यून सेल, ठीक है, दिस इज द एंटीजन, ठीक है। और ये क्या है? ये जो है ये पैम्प हो सकता है, ऑब्लिक ये मैम्प हो सकता है, डिपेंडिंग कि इसको हम पैथोजन कह रहे हैं या फिर
माइक्रोब कह रहे हैं। तो ये देखने को क्या मिलता है कि ये रहा इम्यून सेल। इम्यून सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है क्या, PRR, आइडेंटिफाई कर रहा है पैम्प को। अब ये PRR की मदद से आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या हुआ, इम्यून सेल जो है इसमें रिस्पॉन्स हुआ, रिस्पॉन्स की मदद से जो है एंटीजन का एलिमिनेशन होता है। तो ये हमने एक रफ व्यू ले लिया कि हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आएगा तो उसे पहचाना कैसे जाएगा। PRR इतने ही नहीं है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ PRR। तो हम PRR के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ TLR के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम PRR एंड TLR के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच।